2023 साल चल रहा है जिसमें बहुत सारे चुनावी मुकाबले हैं। अभी 6 महीने में कुछ होने जा रहे हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। लेकिन 24 के महामुकाबले की भी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। सरकार में भी हो गई है, मोदी सरकार में भी और विपक्ष में भी। विपक्ष जो है वो एकजुट होने का और समीकरण बनाने का अपना पूरे प्रयास में जुटा हुआ है। एक बड़ी भारी मीटिंग भी होनी है बिहार में विपक्षी एकता दिखाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि विपक्ष में साथ में नहीं दिखते थे वो भी इसमें दिखेंगे, तो इससे एक उम्मीद जगती है। लेकिन सिंहासन 24 में विपक्ष जो है वो अपने आप को और विपक्षी एकता अपने आप को कहां पाती है, तो विपक्ष की एकता का एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का एक प्रयास आज करेंगे, जिसमें संभावनाएं और समीकरण जो हैं विपक्ष के लिए वो क्या होंगे उन पर एक नजर डालेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जरा यहां पर सारे मेहमानों का स्वागत कर दूं। स्टूडियो में सबसे पहले हमारे अपने पॉलिटिकल बाबा मनोरंजन भारती जी, जिन्होंने आज दिन भर बैठ करके ये जो भी हम अभी दिखाने जा रहे हैं ये सब बिल्कुल एक से एक पाई चार्ट, ग्राफिक सब उसी चीज में उलझे हुए हैं। और उन्हीं के साथ पूर्णेंदु और अश्विनी एनडीटीवी डेटा एनालिटिक्स टीम के आपके डेटा के आधार पर ये कुछ रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है। दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि दर्शक इसको पास करते हैं या फेल। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडियो से बाहर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर लोकनीति CSDS, जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार और नीरजा चौधरी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। 8 प्रदर्शन आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक छोटी सी चर्चा करेंगे। कुल आप ये समझ लीजिए कि 20 ग्राफिक बने हैं आज दिन भर विपक्षी एकता पर। तो आइए सबसे पहले प्रदर्शन आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात, सीधा मुकाबला जो होता है जिसको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट कहते हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी में जो सीटें हैं उसमें स्ट्राइक रेट क्या रहा है। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा स्ट्राइक रेट। वो सीटें जहां पर सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था लोकसभा 2019 में, वहां बीजेपी 92.1% स्ट्राइक रेट रहा है उनका, बंपर परफॉर्मेंस। कांग्रेस 7.9%, यानी कि कांग्रेस विफल रही, सीधी सी बात। दूसरी बात, सीधे मुकाबले में आपको यह बता दें कि सीटें कितनी, 190 सीटें हैं ये, जहां पर सीधा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होता है। 175 बीजेपी लेके गई थी और 15 कुल पाई कांग्रेस पार्टी 2019 में। अब आइए आपको बताते हैं एक सीधा मुकाबला, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जो होता है गैर कांग्रेसी दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो जब यह मुकाबला हो, यानी कि नॉन कांग्रेस पार्टीज, तो उसमें उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, 30.8%। बीजेपी 69.2, अभी भी बढ़त बनाए हुए। सीटें कितनी है आपको यह बता दें, तो 185 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी 128 पाई और गैर कांग्रेसी दल जो हैं वो 57। ये लोकसभा 2019 के आंकड़े। अब आइए आपको बताते हैं एक सीधा मुकाबला और स्ट्राइक रेट, लोकसभा 2019 के नतीजे हैं ये, जिसमें गैर बीजेपी दल जो है और कांग्रेस का मुकाबला, यानी कि विपक्ष के अंदर ही जो अंदरूनी मुकाबला है उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है। यहां कांग्रेस कह सकती है कि भाई मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, 52.1, और ये जो गैर बीजेपी दल हैं ये 47.9% पर है। ये जो मुकाबला है ये आपको बता दें कि 71 सीटों पर है, 71। गैर बीजेपी दल जो हैं वो 34 लेकर के आए और कांग्रेस पार्टी 37 लेकर के आई। अब आइए आपको बता दें एक छोटा सा विश्लेषण, और उसके बाद फिर यहां पर मेहमानों से बात करेंगे। विश्लेषण नंबर 1, कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ स्ट्राइक रेट जो है वो काफी खराब है, 7.9 को खराब ही कहा जाएगा, किसी भी हालत में इसको अच्छा नहीं मान सकते। दूसरी बात, गैर कांग्रेसी दलों की बीजेपी के खिलाफ स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो जश्न मनाने लगे। 30% पे है ना, उससे कुछ बात बनेगी नहीं। और तीसरी बात, कांग्रेस का 71 सीटों पर गैर बीजेपी विपक्षी दलों से मुकाबला है। तो एक बड़ी चीज यह है, और आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि सीधे मुकाबले में 2024 में विपक्ष की चुनौतियां क्या हो सकती। नंबर 1, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 190 सीटों पर स्ट्राइक रेट बेहतर करे। नंबर 2, बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी दल का प्रदर्शन बेहतर हो। नंबर 3,
गैर बीजेपी सीटों पर मजबूत विपक्षी गठबंधन बने, यानी कि अगर ये 71 सीट जहां कांग्रेस और दलों से ही लड़ रही है, यहां अगर गठबंधन हो जाता है तो सीधा सीधा फायदा 70 सीट्स का, 71। सबसे बड़ी बात है ये जो क्वेश्चन मार्क नीचे गोल गोल घूम रहा है, यही क्या ये मुमकिन है? आइए शुरू करते हैं। मनोरंजन भारती जी, अगर हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन है? नहीं, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में अकेले मुमकिन नहीं है, लेकिन यदि आप इकट्ठे मिलकर के लड़ते हैं तो आप यदि स्टेट वाइज आप यदि इसको देखेंगे तो जिन राज्यों में मुकाबले होने हैं उसमें सबसे पहले बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ये 3 राज्य जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे असली लड़ाई लड़ी जानी है। तमिलनाडु भी है, 39 सीट है, आप उसको भी गणना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी है नहीं। साउथ की बात अलग से करेंगे। तो ये जो 3 राज्य है, और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं विपक्ष पूरा बटा हुआ है। महाराष्ट्र में यदि महाविकास अघाड़ी साथ है, अब शिवसेना अभी उसमें है, लेकिन महाराष्ट्र में एक और की प्लेयर है जिसको लोग भूल जाते हैं, जिसको वो याद नहीं करते हैं, वो है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी। यदि आप वंचित विकास अघाड़ी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो एक बार फिर से आपको महाराष्ट्र में, क्योंकि उनकी छोटे छोटे जो जितना हर वोट जगह वो वोट लेके है, आते हैं, हर जगह वोट है। 2 लाख से लेकर के 50,000 तक के वोट उनके मतलब हर जगह फोर्स है। मल्टीप्लायर का काम वो कर सकते हैं अगर साथ आ जाएं तो। और उसके वजह से कांग्रेस ने कई सीटें हारी हैं। सबसे बड़ी सीट तो नांदेड़ की सीट हारी है, परभनी की सीट हारी है, सांगली की सीट हारी है, ऐसी सीट हारी है। दूसरा राज्य होता है बंगाल। यदि बंगाल में आपको बीजेपी को रोकना है सिंगल डिजिट में, तो ममता बनर्जी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को साथ आना होगा। ये आप कैसे करेंगे? अभी आगे इस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उसको एक प्रदर्शनी के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश भी की है। और एक राज्य है जो बिहार का है, बिहार पर भी अभी चर्चा करेंगे आगे। पूरा एकदम डिटेल टाइप का मामला आने वाला है। पूर्णेंदु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक बार प्रोफेसर कुमार जी हाँ, प्रोफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कुमार, सबसे पहले आपका विश्लेषण, आप किस तरीके से देखते हैं अगर हम सीधे मुकाबले की बात करें, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट? आपने सारे आंकड़े पेश किए हैं संकेत, और ये साफ है कि हेड टू हेड मुकाबला जब भी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जब मुकाबला होता है तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब सवाल ये 2024 के चुनाव में अगर दिलचस्पी होनी है, दिलचस्पी मैं इस मामले में कह रहा हूं कि अगर कोई मुकाबला करना है विपक्ष को हराने की बात तो बाद में आएगी, बीजेपी को आप हरा सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर एक दिलचस्प मुकाबला भी होना है तो 1 to 1 फाइट की जरूरत है। तमाम, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, सामने से देखें, पीछे से देखें, किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये संकेत जरूरी है कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, और तभी 2024 में वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। पूर्णेंदु जी, मैं संजय सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि विपक्ष की एकता विपक्ष के लिए जरूरी है, अदरवाइज वो मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये एकता किस तरह से होनी चाहिए? बहुत सिर्फ चुनावी एकता होनी चाहिए तब उनको इसका लाभ मिलेगा, या ये एकता जमीन पे भी देखनी चाहिए? क्योंकि 2 विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करता है या नहीं, ट्रांसफर करने में सक्षम है, तब इस गठबंधन से उनको फायदा होता है, अदरवाइज कई बार इसका नुकसान भी देखने को जैसे 2019 उत्तर प्रदेश की बात बसपा का कामयाब। सपा बसपा जैसे कहा जाता है कि सपा के वोट तो फिर भी एक हद तक बसपा को ट्रांसफर हुए, लेकिन बसपा के वोटर्स सपा की तरफ उस ढंग से, हालांकि मायावती ने उल्टा आरोप लगाया था, लेकिन ये चीजें हैं। लेकिन जैसे बिहार में जो स्थिति है कि बिहार में गठबंधन जरूरी है, जैसे 2014 लोकसभा में जब ये सारी पार्टियां अलग लड़ी थी तो बीजेपी ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन बना तो एक बीजेपी परसेप्शन में एक थी कि हम बहुत मुकाबले में लड़ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट परिणाम आया तो महागठबंधन ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया 2019 में। लेकिन महागठबंधन फिर टूटा और फिर एनडीए जीती। हाँ, फिर टूटा, और वो बात अलग है कि एनडीए अभी फिर छितर गई है उसी बिहार में। अब बीजेपी के जो लोग हैं वो बिहार को लेकर के उनका दावा ये है कि 2000 आंतरिक बातचीत में वो स्वीकार करते हैं कि 2015 में जो एक आरक्षण को लेके मोहन भागवत का बयान, और फिर प्रधानमंत्री मोदी का कि बिहार के लोग जो गुजरात में रोजगार के लिए जाते हैं उसका हमें नुकसान होता है, इस बार हम वैसा नहीं होने देंगे। और उनका कहना है कि भाई जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी हम इनकैश करेंगे, और कुछ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के तौर पे और कुछ दूसरे दलों पे भी उनकी नजर है। तो ये जो विपक्ष की मीटिंग है ये भी बिहार में ही हो रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है जी। नीरजा चौधरी जी और विनोद अग्निहोत्री जी एक एक करके। नीरजा जी, पहले आपका विश्लेषण।
अभी हम सिर्फ हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, सीधे मुकाबले के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की रणनीति है मैक्रो होने वाली है। प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता है, उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट है और मजबूत नेता की तरह वही वोट खींचते हैं लोकसभा इलेक्शन में। जहां तक विपक्ष का सवाल है, उनकी माइक्रो स्ट्रैटेजी होने की जरूरत है और वो हम सब बात कर रहे हैं वन ऑन वन, और विपक्ष के नेता भी बात कर रहे हैं। तो सवाल नहीं कि वन ऑन वन होना चाहिए। आपको याद दिलाऊं, मैं 1989 में वीपी सिंह जब जीते थे और सरकार बनाई थी, उसका कारण था उत्तर प्रदेश में अधिकतर 4-5 सीटों को छोड़ के वन ऑन वन सक्सेसफुली हुआ था। और वो हुआ क्यों था? कुछ लोग लगे थे महीनों तक ये काम करने में। देखिए, पटना में सब लोगों का इकट्ठा होना एक चीज है, वो अच्छी ऑप्टिक्स है, पर क्या नीतीश कुमार 54 सीट जो है बिहार और झारखंड की, वहां वो अपनी मजबूती से वहां काम करके क्या वन ऑन वन कर सकते हैं? उसी तरह और प्रदेशों में भी ये बहुत ही पेंसटेकिंग ये काम है, पर इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। इससे पहले कि विनोद अग्निहोत्री जी आपका भी एक बयान ले लें, क्योंकि उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे सेफ सीट की। सेफ सीट भी अपने आप में एक कहानी प्रस्तुत करती है। विनोद जी। देखिए, अभी जो निधिया जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है, और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको एक साथ रख करके उनके बीच के झगड़े और जो मुद्दे हैं उनको निपटा सके। जैसे 1989 में चौधरी देवीलाल ने किया था, और 96 में और 89 में भी हरकिशन सिंह सुरजीत ने किया था, जो खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में न हो। आज की तारीख में नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी निभानी है अगर, तो उनको क्या वो निभा पाएंगे? क्योंकि जाहिर है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में कैसे आप चीजें तय करेंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस का कैसे आप चीजें तय करेंगे, ममता के साथ क्या होगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी गुत्थियां सुलझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात संकेत ये है कि चुनाव हमेशा जो है, कोई भी चुनाव हो, मेरा अपना मानना है, परसेप्शन तो बनता है और परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है, और परसेप्शन के साथ साथ जो सामाजिक गठजोड़ होता है जातियों का, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी सारे मुद्दे वो इंडिया शाइनिंग जैसे रहते हैं, इतनी सड़कें बन गई, इतने पैसे चले गए, इतना बांट दिया गया, ये सब कहने के लिए होता है। चुनाव आखिर में आकर के इस देश में जातियों का गठजोड़ और परसेप्शन। 89 में अगर बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो मजगर का जो समीकरण बना था ना, मुसलमान, जाट, अहीर, गुजर, राजपूत, और ये परसेप्शन कि राजीव गांधी की सरकार ने बोफोर से दलाली खाई है, और इसलिए जो है बीपी सिंह एक क्लीन इमेज है, और उनको पूरा विपक्षी दलों ने उनको अपने साथ अपना नेता मान लिया था, और साथ में लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आ गए थे। बिल्कुल। तो क्या विपक्ष ये परसेप्शन दोनों बना पाएगा कि जातियों का गठजोड़ अपने पक्ष में कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर सके जैसे कि राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ उस समय विपक्ष ने की थी? अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वैसी परिस्थिति नंबर 1 आ गई है, और नंबर 2 ये जो अस्तित्व की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, इसमें वो एकजुट हैं कि नहीं कि ये लड़ाई आगे लड़ सके। आइए अब बात करते हैं विपक्षी एकता में एक और जरूरी एस्पेक्ट, जिसे कहते हैं सेफ सीट, मजबूत सीटों की परख। अब ये सेफ सीट क्या होती है, पहले आपको जरा वो बता दें। सीटें जहां पर विजयी दल जो जीता है वो 50% से ज्यादा वोट शेयर ला करके जीता है, ऐसी सीट को सेफ सीट कहा जाता है। 2019 में 340 सीटें सेफ सीटें थी, यानी कि जो वहां से 340 ऐसी सीटें थी 2019 में 543 में से, जहां पर जो जीता था वो 50% से ज्यादा वोट शेयर से जीता था। बीजेपी और बाकी दलों के स्ट्राइक रेट की अब तुलना हम करेंगे इन सेफ सीटों पर। आइए शुरू करते हैं। तो मजबूत सीट पर 224 बीजेपी जीती अपने 303 की जीत में। तो इस मीटर में आप देख लीजिए बीजेपी का स्ट्राइक रेट 73.9% है। यह बीजेपी का स्ट्राइक रेट है साहब। 224 सीटें जीते वो, 303। और अब देखिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, अपने 52 में से 18 सेफ सीट पाई, तो उनका स्ट्राइक रेट है 34.6%। तो यहां पर भी कांग्रेस को बहुत इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। इन मजबूत सीटों की परख का विश्लेषण क्या है वो अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये आप देख लीजिए। अगर आप कांग्रेस को और अन्य दलों से जोड़ दें, यानी कि नॉन बीजेपी, गैर भारतीय जनता पार्टी पार्टियां और कांग्रेस, तो सेफ सीट कुल 340 में से 117 कांग्रेस और अन्य दलों के पास गई। बीजेपी अभी भी लीड में है 224 के साथ।
तो अश्विनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप न केवल जीतें पर बहुत ही प्रखर और प्रबल रूप से जीतें, ताकि वो सीट जो है वो बिल्कुल आपकी हो चले जी। ऐसे में भी बीजेपी बहुत आगे। जी, वही बात है कि जब 224 सीट बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब एक ये भी हल्की है, फुल्की जीत नहीं है। हाँ, मतलब मोर देन 50%, मतलब कि वहां अगर ऑपोजिशन यूनाइटेड हो भी जाएगा तब भी उसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। सीधे सीधे 224 सीटों का ये मतलब 341 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50% से ज्यादा वोट है। इसका मतलब ये है कि जनता वोट दे रही है, फुल मेजॉरिटी में वोट दे रही है, किसी भी पार्टी को दे रही है। उसमें से बीजेपी को 224 मिला है, तो यानी विपक्ष का कुनबा एक भी हो जाए तो आप क्या कर लेंगे? तब भी 224 पे इनको हराना बहुत ही मुश्किल है। और 224 और 283 में डिफरेंस 40 सीट का है, तो मेजॉरिटी के लिए उसको 40 सीट और चाहिए। तो 40 सीटें शायद हो सकता है कि बीजेपी अपने सहयोगी गठबंधन पार्टीज हैं उनके साथ कर सकती है, उससे भी ला सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, अगर देखा जाए, अगर आप बता रहे थे जो अपोजिशन यूनिटी की, उसमें सबसे पहले तो जरूरी है कि कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारे। मतलब अपोजिशन तो ठीक है, चाहे टीएमसी को कोस ले, चाहे एसपी को कोस लो, चाहे जेडीयू को, चाहे आरजेडी को, आप 92% आपका स्ट्राइक रेट है, मतलब आप ही सबसे खराब है वीक पोजीशन पे, और सबसे ज्यादा सीट आप मांगते हैं लड़ने के लिए। तो अगर आप सबसे ज्यादा सीट लड़ेंगे तो वोट सीट आएगा कहां से? मतलब आप ही तो हैं सबसे ज्यादा सीट मांग रहे हैं लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपका ग्राउंड पर प्रेजेंस कितनी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, जैसे नीरजा जी ने भी बोला था जेडीयू का, जैसे उन्होंने बात की बिहार और झारखंड। अब ये याद करिए कि झारखंड में जेडीयू का कितना प्रेजेंस है, वहां तो कुछ है ही नहीं। वहां तो जेडीयू जो है सिर्फ बीजेपी बिहार में है, जेएमएम है सिर्फ झारखंड में है, उसका बिहार में नहीं है। वैसे टीएमसी सिर्फ बंगाल में, उसके बाहर कहीं नहीं है। अगर होता तो त्रिपुरा शायद बीजेपी या कांग्रेस या टीएमसी भी। तो यहाँ दिक्कत ये भी है कि जो पार्टीज हैं जो अपोजिशन की, उनका स्टेट स्पेसिफिक सिर्फ डेटा है, मतलब स्टेट में स्ट्रांग है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो वहां कांग्रेस को और अलायंस पार्टीज को देखना होगा कि कैसे वो सपोर्ट को अदर स्टेट्स में बढ़ा सकें, तभी वोट उनको मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। जयंतो घोषाल और उसके बाद मनोरंजन भारती जी आप पर वापस लौटेंगे। जयंतो दा। नहीं, देखिए 1989 और 77 इनके साथ 2023 का तुलना करना ही अनुचित है। एक तो जैसे आप बातचीत कर रहे हैं कि पटना में जेपी के समय और पटना में नीतीश कुमार जी के समय नीतीश जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मांझी साहब को मनाना ही मुश्किल हो गया है नीतीश जी को। और देखिए, ये तो छोटी बात है कि आप हमें अपोजिशन के कॉन्क्लेव में क्यों नहीं बुलाया, मैंने छोड़ देता हूं, बोला आप एलआई हैं इसीलिए आपको नहीं बुलाया। तो ये मुझे लगता है ये नॉन इश्यू है, छोड़ना ही था। तो अगर अपोजिशन अपने एलआई को साथ में नहीं रख पाते हैं और हर स्टेट में 1 to 1 पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के पास जाके कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के इशू में भी हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि सपोर्ट मत कीजिए, कम से कम एब्सटेन कांग्रेस करना चाहिए। तो ये एक हम सोच रहे हैं कि 1:1, जैसे संकेत वो आप यूटोपिया वर्ड यूज कर रहे थे, इट इज यूटोपिया। आप सीट एडजस्टमेंट बहुत अच्छी बात है, सिर्फ ये फर्क हुआ है कर्नाटक चुनाव के जीतने के बाद कि कांग्रेस में एक एंथुजियाज्म आया है कि जो एकदम डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ अफेयर था, कांग्रेस अभी असेंबली इलेक्शन में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अच्छा रिजल्ट करने का संभावना दिखाई दे रहा है। लेकिन वो रीजनल छोड़ दिया आपने तो सॉरी राजस्थान क्यों? राजस्थान नहीं, राजस्थान में जितना कॉन्फिडेंट कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, अभी भी बहुत राजस्थान में इश्यूज हैं कि सचिन पायलट क्या करेंगे, वसुंधरा का इशू में क्या होगा। मतलब दोनों तरफ से नंबर ऑफ सीट्स, वसुंधरा को 200 में 100 सीट अगर वसुंधरा को दिया जाए वो भी असंभव है नड्डा जी के लिए। सचिन जी भी नंबर ऑफ सीट्स जैसे अशोक गहलोत ने लास्ट टाइम किया था, वो सचिन इस बार करना चाहते हैं। तो बहुत सारे डायनामिक्स अभी राजस्थान में बाकी है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में, देखिए मैं सिर्फ एक चीज बताऊं, आप बोल रहे हैं ना कि ये 1 to 1 फाइट और जहां सेफ सीट, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना सुरजीत जी है ना अभी, अच्छा नीतीश जी भी जो कर रहे हैं उसमें, जैसे यूपी, क्या राहुल गांधी पैन इंडियन पार्टी के स्टेटस से यूपी कंप्लीटली प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश जा सकता है प्रभारी बन के, लेकिन उत्तर प्रदेश में
ठीक है, अखिलेश चलिए। को हम दे देंगे, ये इतना और कांग्रेस का आप देखिए अब वो वहां जनाधार किस तरीके का है, ये भी बातचीत सब चर्चा में आएगी। मनोरंजन जी, सेफ सीट में अपना अपना वर्चस्व बनाना, सेफ सीट का जो विश्लेषण जो अभी अश्विनी ने दिया वो सबसे, कि अगर मैं जुड़ भी जाऊं तो मैं क्या कर पाऊंगा। नहीं, ये जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों के आधार पे बीजेपी को हराना मुश्किल है। हाँ। लेकिन जो इलेक्शन है वो केवल आंकड़ों के आधार पे नहीं होता। कई चीजें इतिहास गवाह है 1977 का, और उसके बाद भी इतिहास गवाह है कि लोग मिलते हैं और उसके बाद एक गठबंधन बनता है, लाइक माइंडेड पीपुल होता है, आपको मालूम भी नहीं चलता। फिलहाल बिहार 2015 हाँ, और एक लीडर भी उभर के सामने आता है। तो इस आंकड़ों के आधार पर जो है बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। लेकिन यदि अपने अपने अहंकार को, यदि आप अपने विधानसभा के और नगर निगम के चुनाव को हटा करके यदि लोकसभा के लिए एकजुट होना चाहते हैं, जो कि जयंतो दा ने बोला यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन 3 यदि तो आपने ही जोड़ हाँ, दिए। 3 यदि मैंने जोड़ा, यदि ये सब चीज होता है तो फिर आप कहीं फाइट में दिख सकते हैं। और कांग्रेस जो सबसे अधिक सीट मानती है, यदि जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, वो अपने बलबूते पे 125 सीट नहीं जीतेगी, इस देश में कोई अपोजिशन खड़ा। प्रोफेसर संजय कुमार, मनोरंजन भारती जी ने 4 यदि लगा करके ये बोला है कि विपक्ष कुछ कर सकता है। तो आप संकेत ये कह रहे हैं मैं 5वां 6ठा 7वां मैं भी यही मानता हूं कि हम कितनी भी चर्चा कर ले संकेत, 5 लोग 6 लोग चर्चा में शामिल हैं, कल 10 लोग भी चर्चा में शामिल हो जाएं, लेकिन पक्षी एकता की चुनौती उतनी ही बनी रहेगी जितना आज बनी हुई है। 22 या 23 जून को मीटिंग हो रहा है, लेकिन मुझे ये एक अच्छी पहल है, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर तो लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत तो होगी, लेकिन इस बातचीत से कितना कुछ आगे इसका मामला आगे जाएगा, कि कुछ निकल के आता या नहीं आता, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। जैसा प्रश्न चिन्ह आपने जो तमाम सवाल उठाए थे या तमाम आपके जो राइटअप्स थे, उसके आखिरी में जो बड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह घूम रहा था, मुझे लगता है कि इस प्रश्न चिन्ह पर कोई विराम लगने वाला है। पटना की इस रैली में ये प्रश्न चिन्ह बना ही रहेगा, और ये शायद ठीक बात नहीं है। आइए अब, क्योंकि पटना की बात हुई है तो बिहार की बात कर लेते हैं। हम स्पेसिफिकली राज्यों में जाते हैं मनोरंजन जी। तो सबसे पहले आइए बिहार की बात कर लें। आपको बता दें कि यहां 2019 में, और ये बड़ा आइडियल स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए क्या जबरदस्त जीत 2019 में एनडीए की हुई। 40 में से 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 6 एलजेपी। आज की स्थिति क्या है? एलजेपी तितर बितर, जेडीयू अब विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी अलग। लेकिन मैं यहां पर रनर अप की एक कहानी, यानी कि जो दल दूसरे नंबर पर था बिहार में, तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए ये नतीजे हैं, ये उन पार्टियों के आंकड़े हैं जो कि दूसरे नंबर पर थी। तो आरजेडी 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस 8 पर, एचएम हैम जो पार्टी है वो 3 पर, वीआईपी 3 पर, और आरएलएसपी जो है वो 5 पर। तो क्या ये आधार बन सकता है गठबंधन बनाने का, पूर्णेंदु जी? महागठबंधन का पहले से ही चल रहा है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जो 3 बड़े दल हैं, इसके अलावा जो वामपंथी पार्टियां, हम और वीआईपी, ये उनके सहयोगी दल हैं। जो आरजेडी के एक ऑफ द रिकॉर्ड एक नेता से बात हो रही थी, तो उनका ये है कि 16 जेडीयू और आरजेडी में तो 32 हो गए, बचे 8 में कांग्रेस और बाकी जो लेफ्ट और दूसरी पार्टियां हैं उनके बीच में समझौते की बात है। सवाल अभी हम लोग पहले करे थे कांग्रेस की स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, तो कांग्रेस या जो दूसरे दल हैं उनको एक, जैसे गठबंधन, विपक्षी गठबंधन की बात है, तो हाथ, एक हमारे यहाँ जो कहावत है कि हाथ मिला दिल मिला, क्या सिर्फ हाथ मिलाने से एकता नहीं होगी, दिल भी मिलाना पड़ेगा, दिल बड़ा करना होगा कि जहां आप जीतने की स्थिति में नहीं है वो सीट मांग करके आपको फायदा नहीं है। जैसे आपने देखा कि यूपी में जो 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीटें वहां पे ली, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। ऐसे ही जब आरजेडी के साथ 2020 का जो बिहार चुनाव था, कांग्रेस ने काफी अपनी क्षमता से ज्यादा सीटें ली और आरजेडी ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था। तो इस चीज को सीट टू सीट आपको एक एनालाइज करना पड़ेगा, एक एक सीट का, कि मतलब यहां पर अगर अकोमोडेट करना होगा तो आपका यह मानना है कि कांग्रेस को विपक्ष में ज्यादा अकोमोडेट करना पड़ेगा, यानी कि जो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट हो रहा है जहां पर 190 सीटें हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को, मनोरंजन जी, आपको लगता है
वो तो उल्टा विपरीत और सीटें चाहेंगे। हाँ, नहीं वो सीटें चाहेंगी, लेकिन बिहार वगैरह में बहुत जूनियर पार्टनर, बिहार यूपी में आप सीटें मांग नहीं सकते हैं। हाँ। बिहार में गठबंधन एकदम साफ हो गया है। बीजेपी जो है वो सब सारी छोटी पार्टियों को साथ करेंगी, मांझी को साथ करेंगे, हैं आप कुशवाहा को साथ करेंगे, मुकेश सहनी को साथ करेंगे। मांझी साहब आज क्यों बोल रहे हैं? उनके बेटे जो कि विधान परिषद में है, 4 विधायक हैं, खुद हैं, समदन है, दो और लोग हैं, 4 विधायक हैं, और जो बेटा है वो विधान परिषद में है। वो जेडीयू के नेताओं को पता चल गया था कि वो उसी दिन पार्टी छोड़ के, गठबंधन छोड़ के जाने वाले थे जिस दिन पटना में मीटिंग होनी थी। इसलिए उनको ये जानकारी जब जेडीयू को मिली है तभी उनके बेटे को हटाया गया। ये सुन के उन्होंने बोला कि अब हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं, नहीं तो ये जो मीटिंग होने वाली थी विपक्ष की, उसको स्पॉइल करने की रणनीति थी। बीजेपी की रणनीति साफ है, जितने छोटे टुकड़े हैं कुशवाहा साहब सबको इकट्ठा करके वो चुनाव लड़े। हाँ, बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं विपक्षी एकता में। अक्सर होता क्या है कि हमें मिलना है, सब लोग बात करते हैं, लेकिन विपक्षी एकता का एक जटिल त्रिकोण है और बात पिछले कई सालों से यही 3 जगहों पर आकर के अटकती है सबसे ज्यादा। पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव। ये जो जटिल त्रिकोण है, ये स्थिति अभी भी अटकी हुई है, ये पेंच अभी भी अटका हुआ है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, 42 सीट्स हैं वहां पर। 2019 की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को 22 मिले, बीजेपी को 18, कांग्रेस को 2। तो ऐसा माना जाने लगा कि ये मुकाबला, और हम जानते थे 2019 में, हमने देखा भी। विपक्षी एकता का जो ममता मैट्रिक्स है, ये हम आपको 2021 के विधानसभा का वोट शेयर दिखा रहे हैं। 48.02 पर तृणमूल कांग्रेस अकेले, भाजपा जो है वो 37% पर है, अन्य दल 9.3 और कांग्रेस और वामपंथी एक साथ आकर के महज 4.71%। यानी कि अगर ये लोग कहते भी हैं कि चलो आओ हम एक साथ हो जाएं तृणमूल कांग्रेस के, तो टीएमसी पलट के ये कह सकती है मैं तो ऐसे ही सबसे बड़ी दल हूं, आप क्या कर लेंगे साथ में जुड़ करके। और उसके ऊपर से आप देखिए आए दिन कभी कांग्रेस से ममता के खिलाफ बयान, कभी ममता बनर्जी की पार्टी से कांग्रेस के खिलाफ बयान, ये बंद नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आइए आपको ये बताते हैं दास्तान दिल्ली, अलग अलग राज्यों के बारे में बता रहे हैं। तो ये हैं आंकड़े लोकसभा 2019 की 7 सीटों पर वोट शेयर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला दीजिए तो 40.6%। ये मिला करके भी बीजेपी के 56.86% का मुकाबला नहीं कर रहे। अब आप ये कहेंगे कि इसको अगर आप विधानसभा के वोट शेयर से देखो तो स्थिति पलट जाती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा अलग अलग चुनाव हैं। पर यह क्या कोई पार्टी मानेगा? मसलन पंजाब की गुत्थी, किसको कितने वोट मिले, जरा ये कंपैरिजन देखिए। लोकसभा 2019 में आप देखिए कांग्रेस 40% वोट शेयर लेकर के आई थी पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल 27, बीजेपी 9.6, आम आदमी पार्टी 7.3। विधानसभा 2022 में स्थिति पलट गई। 42.01 पर आप कांग्रेस सिमट के 22, शिरोमणि अकाली दल 18 और बीजेपी 6.6, अन्य 10। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है हर पार्टी की एक उम्मीद जगेगी, और खासतौर से अरविंद केजरीवाल की तो जगेगी कि भाई मैं तो 40% वोट शेयर वाला हूं, मैं क्यों सस्ते में निपटूं। महाराष्ट्र की महाभारत भी देख लेते हैं, शिवसेना, ये सब आंकड़े हैं 2019 के। महाराष्ट्र बहुत ही जटिल और बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि हर पार्टी या तो टूट गई, बिखर गई, इधर उधर हो गई, सब इधर उधर हो गए। आप जैसे ये देख लें, ये 48 सीटों में से शिवसेना 18 पर थी, बीजेपी 23 पर, कांग्रेस 1, एनसीपी 4 और एमआईएम मेरे ख्याल से 1 पर। तो ये सब ये लोकसभा का है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद शिवसेना टूट बिखर गई। तो इसका एनालिसिस करना मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कह रही है कि हम साथ साथ हैं। मैं इसमें सबसे पहले प्रोफेसर संजय कुमार आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है इस जटिल त्रिकोण के बारे में। कैसे कोई अपनी उम्मीद छोड़ दे, और अगर ना छोड़े तो गठबंधन कैसे हो? बहुत मुश्किल है संकेत, इसी के लिए बार बार बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है इसकी बात हो रही है, हम सब कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी विपक्ष एकता बनाने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। एकता बनाने के लिए ये जरूरी है कि सब लोग एक कदम पीछे हटें,
लेकिन यहाँ देखने को यह मिलता है कि विपक्षी नेता सब 4 कदम आगे बढ़ करके विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एकता हो पाना बहुत मुश्किल दिखता, असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। पार्टियों को एक तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, ये सब बहुत उलझन है इन राज्यों में। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे होगा, पंजाब में कैसे वो गठबंधन करें, दिल्ली में कैसे गठबंधन करें, और ऐसे और भी राज्यों का जिक्र किया जा सकता है। जब तेलंगाना की बारी आएगी, जब उड़ीसा की बारी आएगी, ऐसे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एक एकजुट विपक्ष को बना पाना बहुत मुश्किल है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो वहां बीआरएस के सामने कांग्रेस खड़ी है, बीजेपी उभर के आ रही है। अगर आपको बीजेपी को रोकना है या चैलेंज करना है तो बीआरएस और कांग्रेस को एक साथ आना होगा। लेकिन अगेन वो बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्या वो जो स्टेट पॉलिटिक्स की जो स्टेट डायनेमिक्स है उसको किनारे रख के लोकसभा के चुनाव में साथ आना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, हुए अभी तो आपने उड़ीसा की बात की, मैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो हम लाए ही नहीं विपक्षी एकता में, क्योंकि वो जिस तरीके का उनका गणित रहता है इन राज्य के जो मुखिया हैं उनका, और किस तरीके से वो केंद्र से थोड़ा सा ज्यादा संलग्न दिखते हैं बड़े मसलों में, इस वजह से हम ये मामला लाए ही नहीं। एक सेकंड जरा विनोद अग्निहोत्री जी और नीरजा चौधरी जी का बयान ले लें। विनोद जी, आपका विश्लेषण। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं और वो एकता होते होते आखिर में होती है। जब बिल्कुल पानी सर पे आ जाता है तब एकता होती है। मैं तो जितने चुनाव में कवर किए हैं अपने पत्रकारिता जीवन में, शुरू में 77 में पत्रकार नहीं था, लेकिन जो पुराने लोग बताते हैं कि 77 में भी एक साथ आने को तैयार नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ने अगर बहुत उनको जो है धमकी न दी होती एक तरह से तो एक साथ आते। ये धमकी देने वाला कौन है विपक्ष में? नहीं, मैं खाली ये बता रहा हूँ, आज के विपक्ष में विनोद जी ऐसा कौन है जो धमकी दे दे तो सब लोग साथ चले आए? नहीं, आज के विपक्ष में नहीं, आज सत्ता पक्ष की धमकी एक करेगी। आज तो जो सत्ता पक्ष की धमकी है ना, वो एक करने के लिए जब तूफान आता है तो सब एक साथ आ जाते हैं। आज समस्या ये है, सबका अस्तित्व दांव पर है। और सबको मालूम है कि 2024 में अगर वो बीजेपी को नहीं रोक पाए तो उनका सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो अस्तित्व का जो संकट है वो एक करेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो कोर वोट बैंक है पार्टियों का, उसकी वो सब सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन क्या वोट बैंक ट्रांसफर हो पाएगा, ये बड़ा प्रश्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नीरजा चौधरी, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के वोटर वोट दे देंगे? क्या तेलंगाना में टीआरएस को या बीआरएस को कांग्रेस के वोटर वोट देंगे? ये बड़ा प्रश्न है। हाथ और दिल का मिलन, ये वही वाली कहानी है जी। नीरजा जी। हाँ, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी संकेत के, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट की लड़ाई है, उसका अहंकार से बहुत कम मतलब होता है। तो आप इंटरेस्ट, अहंकार रहता है, ईगो रहता है लीडर्स का, पर असली लड़ाई इंटरेस्ट की होती है। उन इंटरेस्ट को आप कैसे अकोमोडेट करेंगे? अब बंगाल का मसला ले लीजिए, संभव नहीं है अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट एक साथ हो गए तो फिर तो आप सिचुएशन को साफ कर देंगे बीजेपी के लिए, सारी ऑपोजिशन स्पेस बीजेपी ले लेगी। तो वो तो बहुत अनइंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी होगी। हाँ, कांग्रेस का टीएमसी के साथ जाना, लेफ्ट का अलग लड़ना, तो आपको स्टेट वाइज करना पड़ेगा। एक ब्रॉड ऑपोजिशन यूनिटी नहीं चलने वाली है। ममता और खड़गे जी को और राहुल गांधी को बात करनी पड़ेगी। उसी तरह महाराष्ट्र में, दिल्ली में केजरीवाल को खड़गे और राहुल गांधी के साथ करना पड़ेगा। वहां नीतीश का कोई मतलब नहीं, स्टालिन का कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के हम उसी चीज पे आ जाते हैं कि असली लड़ाई 543 कुरुक्षेत्र होने वाले हैं, एक कुरुक्षेत्र नहीं होने वाला। एक कॉमन स्ट्रेटजी नहीं है जो कि दिल्ली में या पटना में या कहीं और हो जाए। अश्विनी कुछ कहना चाहते हैं? बस इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि एक तो अभी तक कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं आया है। जैसे विवेक जी ने बोला कि ग्राउंड पे तो कोई आपका बेस है नहीं ऑपोजिशन का, सब लोग अलग अलग लड़ते हैं, तो अब एक साथ ऑपोजिशन लड़ेगा तो वोटर कैसे एक साथ आएंगे, पार्टी का कैडर कैसे एक साथ आएगा। तीसरी बात यह है, इन सब लीडर्स का जिसका आपने नाम लिया, जैसे केसीआर हो, चाहे ममता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, इनका सबका नेशनल एम्बिशन भी तो है। सब प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं ख्वाब देखते हैं। तो अभी जो लड़ाई होगी उसमें अपोजिशन फेस कौन होगा? और इन्होंने गठबंधन कर लिया तो उस विधानसभा राज्यों में चुनाव में क्या होगा इनका? फिर इनका 24 तो चला जाएगा, फिर 5 साल बाद फिर वेट करना पड़ेगा नेशनल चुनाव के लिए।
तो खुद का राजनीतिक करियर भी तो खतरे में इनके लिए। मेरे ख्याल से हमको कुछ चिंता उनको भी करने के लिए छोड़ देनी चाहिए, सारी चिंता हम ही किए दे रहे हैं। मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो 80 साल के उम्र के जो दो नेता जो विपक्ष को जोड़ने का काम कर रहे हैं, शरद पवार और खड़गे साहब, ये दोनों सीजन लोग हैं, और साथ में नीतीश कुमार, ये 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं। ये राहुल गांधी की तरह नहीं है कि कुछ टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ टाइम कुछ और करते नहीं। ये सीरियस पॉलिटिशियन है और इनको रेस्पेक्ट है लोगों का, नेताओं का। और मुझे लगता है ये सब यदि बैठेंगे और सबको साथ बैठाएंगे तो शायद फिर यदी वाली बात आ जाती है। शरद पवार, शायद भी बहुत शरद पवार, नीतीश कुमार और खड़गे साहब जी, इन तीनों को मिला लें तो 200-250 साल का तजुर्बा ये लोग मिलके विपक्षी एकता को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और उसमें बहुत सारी चीजें देखते बनेंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। हेड टू हेड मुकाबला जब भी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जब मुकाबला होता है तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब सवाल यह है 2024 के चुनाव में अगर दिलचस्पी होनी है, दिलचस्पी मैं इस मामले में कह रहा हूं कि अगर कोई मुकाबला करना है विपक्ष को हराने की बात तो बाद में आएगी, बीजेपी को आप हरा सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर एक दिलचस्प मुकाबला भी होना है तो 1-to-1 फाइट की जरूरत है। तमाम, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, सामने से देखें, पीछे से देखें, किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये संकेत जरूरी है कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। एक चीज आपको ये बताते चलें कि 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव कर रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर।